वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अनूप सर आज फिर आपके साथ फिजिक्स की अगली क्लास को लेकर के, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे फ्रिक्शन घर्षण चैप्टर देखा था, आज जो है हम घर्षण टॉपिक के बाद अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है वर्क। वर्क जिसे हम हिंदी में कार्य कहते हैं, और कार्य शब्द तो हमेशा सुना होगा, है ना। अक्सर हम कहते हैं घरों में कि ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, आज तुम छुट्टी ले लो, इस कार्य को करना है। कार्य वर्ड तो आपने सुना ही होगा। मैं बता दूं ये कार्य होता क्या है, ठीक। तो अक्सर सभी लोग को पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक। कार्य जिसे इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं, और बल जिसे हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और विस्थापन जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं कार्य स्टार्ट किया जैसे पढ़े, तो ये हम जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं। हम जो चीजें तैयार कर रहे हैं वो चीजें जो है बेसिक तरीके से तैयार कर रहे हैं, बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अभी मैं आपको उन चैप्टर के बारे में कैसे जाए ये समझा, कैसे नॉन टेक्निकल एग्जाम कंपटीशन के हो रहे हैं, 9, 10, 11 ये सारे टॉपिक हैं, कैसे उनको डील करें नेसेस पर। इसके बाद कैसे डेरिवेशंस, कैसे बड़े लेवल पे इसको करना है, वो सारी चीजें स्टार्ट करें। बात लेकिन केवल मैंने कहा ये बात हम पूरी दैनिक जीवन से मात्र करेंगे, ये मैंने कहा था नेसेस पर, ये बेसिक बैच में चल रहे हैं। तो कार्य के बारे में सबसे पहली बात, जब भी बल और विस्थापन, जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस वस्तु का विस्थापन हो जाता है तो हम उसे कार्य कहते हैं। मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को D से या S से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसे D से और कुछ लोग इसे S से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर एक और, या फिर हमेशा cos थीटा रखते हैं, हमेशा एंगल बहुत ज्यादा मायने रखता है। बस बल गुणे विस्थापन ही कार्य नहीं होता, हमेशा एंगल बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब एंगल क्यों मायने रखता है, कैसा मायने रखता है, ये सब भी हम आपको आगे चल करके बताएंगे। लेकिन आज हम कार्य के बारे में कुछ विशेष परिस्थितियों पे बात करेंगे, ठीक है। तो कार्य सभी को पता चल गया। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल के साथ उस वस्तु में विस्थापन होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर कार्य हुआ है। जैसे कि हमने एक, क्या हुआ, कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कि घोड़ा गाड़ी, एक व्यक्ति होता है, घोड़ा जैसे गाड़ी को खींच रहा है, बल लगा रहा है, घोड़े के द्वारा बल लग रहा है और उसका विस्थापन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जब भी कोई वस्तु रखी होती है हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं बल लगा करके, क्या होता है, वो बल लगाए और विस्थापन हो गया। तो जब भी हम किसी पर बल लगाए और विस्थापन हो जाए तो हम उसे कहते हैं कार्य हुआ। मतलब W बराबर Fs cos थीटा जब भी। लेकिन ये जो कार्य है ना, ये कोड क्यों है ये बताएंगे आपको। मैं बता दूं अभी कि ये जमीन पर किया गया कार्य है, ये जमीन पर किया गया कार्य है, ये केवल मात्र जमीन पर किया गया कार्य है। यदि आप ऊंचाई पर किया गया कार्य निकालेंगे तो आप इस सूत्र की सहायता से नहीं निकालेंगे। यदि ऊंचाई पर किया गया कार्य निकालेंगे तो mgh होगा, ऊंचाई पर किया गया कार्य mgh होगा, और यदि जमीन पर किया गया कार्य होगा तो आपका Fs cos थीटा होगा। ऊंचाई पर किया गया कार्य W बराबर mgh होगा और जमीन पर किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। मैं बता दूं आपको आज कार्य के बारे में कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या करूंगा, मैं बता दूं आपको कि कार्य में एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य और एक होता है ऋणात्मक कार्य। कार्य पॉजिटिव वर्क भी होता है, पॉजिटिव वर्क भी होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा, पॉजिटिव वर्क, ठीक ना, दूसरा होता है निगेटिव वर्क और तीसरा होता है हमारा क्या, जीरो वर्क। हमारा होता है जीरो वर्क, ठीक ना। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्यात्मक कार्य। हम आपको धनात्मक कार्य के बारे में बताएंगे,
हम आपको ऋणात्मक कार्य के बारे में बताएंगे और हम आपको शून्यात्मक कार्य के बारे में बताएंगे, शून्यात्मक कार्य के बारे में भी बताएंगे। याद रखिएगा कोई कार्य धनात्मक कार्य कब है, याद रखिएगा कि कोई कार्य धनात्मक तब है जब बल, जिस दिशा में आप बल लगाएं, जिस दिशा में आप बल लगाएं और उसी दिशा में विस्थापन हो जाए, जिस दिशा में आप बल लगाएं और उसी दिशा में विस्थापन हो जाए तो समझिए कार्य क्या है, धनात्मक है। जिस दिशा में आपने बल लगाया और उसी दिशा में विस्थापन हो गया तो आप कहेंगे कि कार्य वहां पर क्या है, धनात्मक है। और जिस दिशा में आपने बल लगाया किसी दूसरे दिशा में लेकिन विस्थापन हुई किसी दूसरे दिशा में तो आप उसे क्या कहते हैं, बल किसी दूसरे दिशा में लग रहा है, विस्थापन का कोई दूसरा दिशा है तो आप कहेंगे किया गया कार्य ऋणात्मक है। और आप बोलेंगे शून्यात्मक कार्य कब है सर, जब आप किसी वस्तु पर बल तो लगाएं लेकिन उसका विस्थापन ना हो। लेकिन केवल इससे सॉल्व नहीं होगा, ये कोई एक स्पेशल केस है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अभी मैंने एंगल पे बात नहीं किया, जब एंगल पे बात करेंगे तो हम डिटेल बात करेंगे महाराज। अभी तो आपको याद रखना है कि W बराबर FS cos थीटा होता है, ठीक है। यदि जमीन पर किया गया कार्य है तो W बराबर FS cos थीटा, और यदि ऊंचाई पर किए गए कार्य की बात करेंगे तो W बराबर mgh, ठीक है। W माने वर्क, वर्क माने कार्य, m माने मास, मास माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्वीय त्वरण, h माने ऊंचाई, ऊंचाई पर किया गया कार्य। अब मैं बता दूं धनात्मक कार्य का एक उदाहरण दो। आप बोलेंगे सर एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। देखिए जो घोड़ा गाड़ी होता है या फिर कोई रिक्शा होता है तो रिक्शे को अक्सर जो है कौन, जो चालक उसे चला रहा होता है, जो रिक्शा चालक होता है, रिक्शा चालक होता है, मानिए वो रिक्शे को इस दिशा में खींच रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है रिक्शे पर और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। वो रिक्शे को आगे खींच रहा है, आगे की ओर बल लगा रहा है और रिक्शा आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जिस दिशा में बल लगा और उसी दिशा में विस्थापन हो तो हम कहते हैं कि वहां पर किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। तो रिक्शे में जब भी बल लगाता है ना, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चालक, और जिस दिशा में बल लगाता है उसी दिशा में रिक्शा आगे बढ़ता है, तो बल की दिशा में जब विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, किया गया कार्य धनात्मक होता है। अब आता है ऋणात्मक कार्य, जब आप बल लगाओ और बल की दिशा, ठीक ना, और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो हम उसे कहेंगे क्या, हम उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य। आप बोलेंगे सर कैसे, एक एग्जांपल दीजिए ऋणात्मक कार्य का। तो देखिए एक एग्जांपल ऋणात्मक कार्य का, ये जमीन पर कोई वस्तु रखी हुई है और मैं जमीन से उस वस्तु को क्या कर रहा हूं, उठा रहा हूं ऊपर की ओर। तो मैं बल तो ऊपर, ठीक ना, मैं उस वस्तु को ऊपर की ओर ले आया तो विस्थापन तो उसका ये हुआ, विस्थापन उसका ये हुआ, जमीन पर रखी थी मैं ऊपर तक ले आया, विस्थापन हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, एक निश्चित दिशा में तय की गई, है ना, लंबाई। तो ये विस्थापन तो हो गया, लेकिन याद रखिएगा जो बल है वो गुरुत्वीय बल, मतलब पृथ्वी के द्वारा जो उस पर बल लग रहा है गुरुत्वीय बल, वो उसको नीचे की ओर खींच रही है। गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल उस वस्तु को नीचे की ओर खींच रही है, लेकिन मैं उस वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहा हूं। बताइए गुरुत्वीय बल और विस्थापन में विपरीत दिशा है कि नहीं है। तो याद रखिए जब भी हम जमीन से किसी वस्तु को उठाते हैं तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप पूछेंगे कैसे सर, कैसे, जब आप जमीन से किसी वस्तु को उठाते हैं तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय बल मतलब जो गुरुत्व द्वारा, जो पृथ्वी के द्वारा एक बल लगता है गुरुत्वीय बल, जैसे गुरुत्वीय बल किस ओर कार्य कर रहा था, नीचे की ओर खींच रहा था उस वस्तु को, लेकिन मैंने क्या किया, उसका विस्थापन ऊपर की ओर कर दिया, मतलब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत थी, और जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होगी तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो मैंने आपको धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य क्लियर किया। अब मैं आपको बताऊंगा विस्थापन, विस्थापन माने क्या, जीरो, जीरो वर्क क्या है। मैं एक बात बता दूं कि आप एक दीवार पर जाकर के धक्का दीजिए, ये दीवार है, मैं इसको धक्का दूं कितना भी तो क्या ये दीवार आगे बढ़ रहा है, बल तो मैं लगा रहा हूं लेकिन क्या हुआ, बल तो मैं लगा रहा हूं लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो किया गया कार्य क्या था, शून्य था। लेकिन एक स्पेशल केस है, और मैं बता दूं, हमने कहा कि एक हमारा राम है और एक मोहन है। राम 6 घंटे पढ़ता है और मोहन 3 घंटे पढ़ता है। पूछा जाए कौन अधिक कार्य किया, तो लोग कहते हैं कि राम अधिक कार्य किया, क्योंकि राम 6 घंटे पढ़ता है, मोहन 3 घंटे पढ़ता है, तो राम ने अधिक कार्य किया। मैं बता दूं फिजिक्स उसे कार्य नहीं कहता, फिजिक्स उसे कार्य नहीं कहता। फिजिक्स कहता है जब किसी पर बल लगाओ और बल की दिशा में विस्थापन, मतलब बल के साथ साथ विस्थापन होना चाहिए। बल में यदि बल के साथ विस्थापन हो रहा है तो वहां पे कार्य हुआ, यदि बल के साथ विस्थापन नहीं हो रहा तो वहां पर कार्य नहीं हुआ। मतलब राम और मोहन दोनों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, है ना।
फिजिक्स में कार्य है जब आपने बल लगाया, और वो बिल्कुल सही भी है, ठीक ना। अब मैं जीरो वर्क के बारे में बात करूंगा। शून्यात्मक कार्य क्या है, जीरो वर्क क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ति मार्ग में घूम रही हो और वहीं पे पहुंच जाए, वृत्ति मार्ग में गति कर रही हो, उसका कार्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्यात्मक कार्य माना जाता है वृत्ति में। हम कहीं कह रहे यार मैं दौड़ा मैं इतना दौड़ा, अरे यार ये जो कार्य है ना इसे शून्य मानता है फिजिक्स। विस्थापन, ठीक ना। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था में, या आपने बल लगाया पर वो विरामावस्था से विरामावस्था में है, किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। विरामावस्था में ही वो है, बल लगाने के बाद भी, तो उसे कहते हैं क्या होगा? कार्य शून्य होगा। कोई वस्तु लौट आई, जहां से चली थी वहीं पर लौट आई, किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये मानता है फिजिक्स, है ना। अरे कार्य शून्य होने का एक चीज और, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, तब भी उसे कार्य शून्य माना जाता है। आप बोलेंगे किसे? अरे जब कूली, बोलो कूली जो क्या करता है, अपने सर पर, कूली अपने सर पर सामान लेकर के ढोता है, कूली अपने सर पर क्या करता है? सामान को लेकर के ढोता है, तो सामान को उठाता है। बोलो पृथ्वी के बीच में और सामान के बीच में कितने का एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और जब 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। आपको पता है क्या? W बराबर fs cos थीटा, W बराबर fs cos थीटा, fs cos थीटा। हमने मान क्या रख दिया? cos थीटा की वैल्यू cos 90 रख दी। कूली और उस सामान के मध्य 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर किया गया कार्य fs का गुणा, जब भी किसी संख्या में किसी का गुणा करते हैं 0 ही प्राप्त होता है। मतलब याद रखिएगा, किया गया जो कार्य है वो क्या है? शून्य है। किया गया कार्य शून्य है। लेकिन दैनिक जीवन में भाई कूली के द्वारा भले ही सब बुकों में ही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप दैनिक जीवन में उसे पैसा देना, क्योंकि वो कार्य किया है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि वो कार्य नहीं किया। क्योंकि यदि आप उसे पैसा नहीं देंगे तो आप अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकते। एक कूली में बहुत एकता होती है, और कूली नंबर 1 तो देखा ही होगा, है ना, जो भी मूवी है देखा ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन वहां पर फिजिक्स कहता है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो वहां पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, ठीक ना। कोई चीज विरामावस्था में हो, तो जो किया गया कार्य है वो क्या है? शून्य है, ठीक ना। और यदि कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है, ठीक ना, यहाँ पर शून्य हो जाएगा यदि 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन, मतलब कुली द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है। इस प्रकार आपने धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक कार्य सुना। मैं आज ध्यानपूर्वक बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को पता है कि कार्य जो होता है हमेशा fs cos थीटा के बराबर होता है। मैं आज बता दूं आपको, ये fs cos थीटा तभी होगा जब जमीन पर किया गया कार्य हो। यदि ऊंचाई पर कोई कार्य कर रहा है तो क्या होगा? mgh। आप बोलेंगे कैसे सर, समझाइए ना थोड़ा, मुझे बताइए ना इसके बारे में। तो सुनिए ध्यानपूर्वक। मान लीजिए अपने रीवा की रमा गोविंद पैलेस, अपने रीवा का रमा गोविंद पैलेस है, ठीक ना, रमा गोविंद पैलेस है, ठीक है। रमा गोविंद पैलेस पर जो है एक मोटी महिला जो नीचे खड़ी है रमा गोविंद पैलेस के, ठीक है ना, और उसका जो वेट है उस महिला का वो कितना है? 100 केजी है। कितने केजी है? 100 केजी है। कुछ भी मान सकते हो भाई, है ना। उस महिला का जो वेट है रमा गोविंद पैलेस के नीचे, है ना, महिला पुरुष जो मानना वो मान लो, उसका वेट 100 केजी है, ठीक ना। और वो क्या करता है? वो रमा गोविंद के कितने सीढ़ी को, रमा गोविंद की कितनी सीढ़ी को, मान लीजिए वो 20 सीढ़ी, रमा गोविंद की 20 सीढ़ी को चढ़ता है। एक मोटी महिला है, 100 केजी की है, रमा गोविंद की 20 सीढ़ी को क्या करती है? चढ़ती है। बताइए उस मोटी महिला के द्वारा कितना कार्य किया गया? तो बोलिए कितना कार्य किया गया? तो आप क्या fs cos थीटा लगाएंगे? नहीं, क्योंकि वो रमा गोविंद पैलेस पे कैसे चढ़ रही है? वो ऊंचाई के साथ। जब ऊंचाई के साथ कार्य होता है तो W बराबर fs cos थीटा का सूत्र नहीं लगाते, तब हम जो सूत्र लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? mgh लगाते हैं। वो महिला 100 केजी की थी, 20 सीढ़ी रमा गोविंद के चढ़ रही है ना, उसके द्वारा किया गया कार्य। ये भी तो पता होना चाहिए कि 20 सीढ़ी चढ़ी तो एक सीढ़ी कितने का है? मान लीजिए कि एक सीढ़ी कितने मीटर की है? 1 मीटर की है। एक सीढ़ी बराबर 1 मीटर है। तो बताओ उसने कितना कार्य किया? तो ध्यान से देखो, महिला का वेट कितना है भाई? 100 केजी है। महिला का वेट है 100 केजी। बोलो गुरुत्वाकर्षण का मान हम कितना रखते हैं? 10 रखते हैं। कितनी ऊंचाई चढ़ रही है वो? कितनी ऊंचाई? 1-1 मीटर के 20 सीढ़ी चढ़ रही है, मतलब 1 गुणे क्या होगा? 20 होगा। 1-1 मीटर की 20 सीढ़ी चढ़ रही है, मतलब 1 गुणे क्या होगा? 20 होगा। बोलो 100 का गुणा 10 के साथ होगा 1000 होगा,
और 20 का गुणा 1 के साथ होगा 20 होगा। अब बोलो 2 1 कम क्या होगा 2 और कितने जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलो उसके साथ उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, इतने कार्य किए जाएंगे, इतने जूल कार्य किया जाएगा। बोलेंगे जूल में लिख दिए, हाँ भाई कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। उस महिला के द्वारा इतना जूल कार्य किया जाएगा। तो याद रखिएगा जब कोई यदि किसके साथ कार्य करेगा, यदि कोई जमीन पर कार्य करेगा तो W बराबर Fs cos थीटा होगा, लेकिन यदि ऊंचाई के साथ कार्य होगा तो क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा W बराबर mgh। यही गलती हो जाती है, हम हर बार W बराबर Fs cos थीटा रखते हैं, उत्तर नहीं आता, सोचते यार हमने तो सही लगाया है ना। किसी ने कह दिया कोई महिला 150 kg की है, 150 kg की है, ठीक ना, और 150 kg की है। अरे एक हमारा सबसे पहला एक याद करो बरमूडा से मैच हुआ था, उस समय राबिन उथप्पा खेल रहा था। आज से कई वर्षों पहले की वर्ल्ड कप की बात है ना, 3 वर्ल्ड कप पिछला देख लीजिए। जैसा पहले राबिन उथप्पा पहला मैच बरमूडा के खिलाफ था, 413 की कितने का स्कोर बना हुआ था। एक 120 kg का एक प्लेयर था जिसने राबिन उथप्पा का 3 रन बनाने के बाद कैच पकड़ा था। आज से कई वर्ष हो गए, जैसे पहले 10-12 वर्ष तो हो ही गए होंगे। तो याद रखिएगा उसका भी वेट था है ना, या भी 6-7 जो भी वर्ष। तो 150 kg की मान लीजिए कोई महिला हो सकता है, 150 kg की कोई महिला है ना, 150 kg की कोई महिला है और वो क्या कर रही है, रमा गोविंद की 10 सीढ़ी चढ़ रही है। और एक सीढ़ी का हमने मान लिया कि एक सीढ़ी बराबर जो है कितने मीटर की, एक सीढ़ी 10 सेंटीमीटर की है। कितने की है एक सीढ़ी, 10 सेंटीमीटर की है। महाराज पहले तो मैंने मीटर में दिया था, आप यदि केयर कर पा रहे हो, अब मैंने किस में दे दिया, सेंटीमीटर में दे दिया। बोलो कार्य बराबर ऊंचाई के साथ कार्य पूछ रहे हैं ना mgh। ये बोले कि महिला को चढ़ा के रमा गोविंद पैलेस में महिला को इस पे चढ़ा रहे क्योंकि हमारी कोचिंग आ रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा ठीक है, mgh क्लास लेने की आ रही है वो साइंस की है ना। m माने क्या, मास, कितने की है वो मास 150 है ना। उसके बाद क्या, जी गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा 10। ऊंचाई कितनी चढ़ रही है भाई, एक सीढ़ी 10 सेंटीमीटर का है और 10 सीढ़ी चढ़ रही है। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, मीटर में हमेशा लेते हैं किसी भी दूरी को, लंबाई को, विस्थापन को। बोलो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 2 0 इधर कैंसिल हो गया। 150 गुणे 10 करेंगे कितना होगा, 150 गुणे 10 1500 होगा। 1500 जूल मतलब उस महिला के द्वारा कितना कार्य किया गया, 1500 जूल कार्य किया गया। याद रखिएगा जो कार्य होता है ना, यदि ऊंचाई के साथ कोई कार्य किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, W बराबर mgh। एक और ले लेता हूं कि मान लीजिए कोई तालाब है और उस तालाब में 2000 kg पानी। आप बोलेंगे अरे लीटर में लेते हैं, अरे किसी में ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, 500 ले लीजिए, जितने भी kg पानी लेना है। एक तालाब है और उसमें पानी है, कितना पानी है, 1000 kg पानी है। एक तालाब में कितना पानी है भाई, 1000 kg पानी है। एक तालाब में 1000 kg पानी है, लीटर में नहीं ले रहा, kg में ले लिया हो है ना। एक तालाब में पानी कितना है, 1000 kg पानी है। 1000 kg पानी को 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंकना है। माने की गहराई है उसकी, ऊंचाई पर लाएंगे ना, मोटर लगाते हैं कि नहीं लगाते, 20 मीटर की ऊंचाई पर हमको पानी को फेंकना है। आप इंजीनियर बनने वाले हैं, यही सब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने हार्स पावर का ले, अभी ये तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ये नहीं पढ़ा रहा मैं कि मोटर कितने हार्स पावर का ले, वो तो मैं जब ऊर्जा पढ़ाऊंगा, जब शक्ति पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूं कि यदि क्या नाम है, कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1000 kg किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, बताओ इंजीनियर होगा कि नहीं, टंकी में पानी भरा हुआ है, इतने ऊंचाई तक लेकर के जाना है, कुएं में पानी भरा हुआ है, इतनी ऊंचाई पर लेकर आना, बता लो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा। 1000 kg पानी भरा हुआ है एक तालाब में और कितने मीटर ऊंचाई पर फेंकना है, 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंकना है। बताओ मोटर के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, बोलो ऊंचाई पर कार्य किया जा रहा है, सूत्र क्या लगेगा, W बराबर mgh। सूत्र क्या लगेगा, W बराबर mgh। बोलो कितना kg का पानी, द्रव्यमान, kg माने द्रव्यमान माने मास, कितना पानी है, 1000 kg पानी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रखते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम कितना लेते हैं, 10 ले लिए, ये हमने ले लिया 10। अब बोलो h माने क्या, h माने ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर फेंकना है, 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंकना है। बोलो क्या होगा 2
और एक का गुणा होगा तो 2 ही आएगा ना। अब बोलो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, इतने जूल आपको क्या करना पड़ेगा, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा उस मोटर को, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। तो आप समझ पाए, यदि हमको जमीन पर कार्य करना है तो W बराबर F cos थीटा, यदि हमको ऊंचाई के साथ कार्य करना है तो W बराबर mgh का सूत्र होता है। बस आप एक फॉर्मूले के भरोसे मत रखिए, है ना। उसके बाद देखिए, जब हम कार्य की बात करते हैं, जब वर्क की बात आती है, जब वर्क की बात आई तो अब हम आगे भी बात कर लेते हैं थोड़ा आपसे वर्क पे। वर्क का जो मात्रक है, हमने कहा जूल, आपने कहा वर्क हमने कहा कि कार्य क्या है, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन हमारा क्या है, कार्य है। बोलो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप बोल सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर होगा। लेकिन यदि आप एक शब्द में कहना चाहें न्यूटन मीटर को तो आप जूल कहेंगे। क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। न्यूटन मीटर को यदि एक साथ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, जूल। या तो कह दीजिए कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है, या तो कह दीजिए कार्य का मात्रक जूल है। कोई बोलेगा न्यूटन मीटर कैसे हुआ सर, तब बताइए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मापते हैं ना हर चीज को अलग अलग यूनिट में। जब आप बाजार में जाते हो, आपको केला खरीदना है दर्जन में खरीदते हो, सेब खरीदना है किलो में खरीदते हो, तेल लेना लीटर में लेते हो, उसी तरीके से बल को न्यूटन में मापते हैं, विस्थापन को मीटर में। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और एक शब्द में कहना चाहो न्यूटन मीटर नहीं कहना चाहते तो एक शब्द में क्या कह दो, कार्य का मात्रक जूल। और जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। और ये जूल कार्य का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का क्या मात्रक है, एसआई मात्रक है, मतलब एक बड़ा मात्रक है। अब एक छोटे मात्रक की बात करेंगे तो याद रखिए सीजियस मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजियस मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है, सीजियस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजियस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। कोई बोलेगा सर बताइए 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। जब 1 करोड़ अर्ग मिलेंगे तब 1 जूल बनेगा। जब 1 करोड़ अर्ग मिलेंगे, 1 करोड़ अर्ग गिन लेना भाई, का सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख जो भी 1/10 जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो पढ़ लीजिएगा। जब जूल बड़ा मात्रक है, जब इतने छोटे छोटे अर्ग मिलेंगे, मतलब 1000 अर्ग मिलेंगे, इतने सारे अर्ग मिलते हैं, तब जाकर के 1 जूल बनता है। 1 जूल तो बोलो बड़ा कौन है, जूल है ना। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। लेकिन पेपर में कभी कभी पूछ देता है बताओ 1 अर्ग बराबर कितने जूल, 1 अर्ग बराबर कितने जूल। अरे भाई जब 1 अर्ग बराबर जूल भेज दे तो 10 की पावर 7 अर्ग को इधर भेज दोगे ना। तो जब 10 की पावर 7 अर्ग को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 7 जूल ना। 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, मैंने 10 की पावर 7 को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 7 जूल। बोलो 10 की पावर 7 को यदि ऊपर ले जाएंगे, जब कोई चीज बट्टे के ऊपर जाती है तो क्या लिखते हैं, जब कोई चीज बट्टे के ऊपर जाती है तो क्या लिखते हैं, 1/10 की पावर 7 को 10 की पावर -7 जूल लिख सकते हैं। मतलब 1 अर्ग बराबर कितना हो गया, 10 की पावर -7 जूल। बस माइनस का अंतर है भाई। कोई आपसे कहे 1 जूल बराबर कितने अर्ग, तो कहना 10 की पावर 7 अर्ग। पर कोई कह दे 1 अर्ग बराबर कितने जूल, तो अब बताओ जूल बड़ा मात्रक है, जब कई जूल को तोड़ेंगे तब जाकर के 1 अर्ग प्राप्त होगा, इसलिए किसमें होता है, माइनस में। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, जबकि 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। ये बड़ा मात्रक है जूल। जब इतने करोड़ अर्ग मिलेंगे, 1 करोड़ अर्ग मिलेंगे, तब जाकर के 1 जूल बनेगा। तो सोचो जब जूल को कैसे होगा, जब जूल को कई जूल को तोड़ेंगे ना करोड़ों को, उसका भाग जो है 1 अर्ग कहलाएगा। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, तब 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। तो मैंने आपको आज कार्य के बारे में बताया, कार्य के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, है ना। जो भी आपको आता है, जो भी मैं बताता हूं उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, है ना। अब मैं कार्य के बारे में एक लास्ट चीज पे बात कर लेता हूं। कई लोग कहते हैं 1 जूल को परिभाषित कीजिए, 1 जूल को परिभाषित कीजिए, तो आपको कार्य का फॉर्मूला तो याद ही है ना, बल गुणे विस्थापन। तो बोलो बल को न्यूटन में 1 न्यूटन और विस्थापन को किस में, मीटर में। तो जब बोल देना तुम, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और यदि उस वस्तु में विस्थापन 1 मीटर का होता है, जब हम किसी वस्तु में 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, मतलब बल लगाते हैं, और उस वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो वहां पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। कोई बोले 1 जूल को परिभाषित करो तो नहीं कर पाओगे, क्या बोलोगे, जब हम किसी वस्तु पर
1 न्यूटन बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं और उस वस्तु में 1 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा जो ये टॉपिक था कार्य वो समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।